अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है, इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। खून के निशान तो हैं, पर लाश यहां से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या? सर, वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि? सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि! राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका? ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था। अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर,
इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खून का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है, जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई। एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए। समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी? मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए, और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से एक घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक
काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी करके, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि को? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना। अगर सोचो अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर, आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। कामिनी, ये आदमी बेचारा बेमतलब मारा गया। सही कहा सर, ऐसी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। कितनी छोटी सी वजह थी, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉक लगने के कारण मर गया। ये आजकल मोबाइल से बहुत सी मौतें हो रही है। वही तो, अब इसका क्या करें सर? करना क्या है, एक्सीडेंट का केस बनाकर केस को बंद कर दूं। बेचारा भरी जवानी में मर गया। यस सर। क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हो। बहुत सेल्फी ली जा रही है। हाँ कामिनी, मैं तो बस नए फोन का कैमरा चेक कर रहा था, आज ही खरीदा है। वाह सर, मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, महंगा जो है। सर, मेरी बीवी करंट लगने से मर गई सर। कब और कैसे? अभी हुआ। वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। कामिनी, इस हफ्ते का दूसरा केस है ना? नहीं सर। तो फिर? शायद ये 8वां है। इतने केसेस हो गए, फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, मैंने सोचा ये सब एक्सीडेंट है, इसलिए कोई केस नहीं हुआ। कामिनी, एक बार जो होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बार बार अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है। जी सर। आगे से ध्यान रखना। अब तक जितनी मौतें चोट लगने से हुई हैं, उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। अब चलो ये केस देखते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और अच्छी तरह से देखने के लिए कहो। हाँ सर। साहिल, क्या ये तुम्हारी बीवी का मोबाइल है? हाँ सर। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने ये कब खरीदा था? 2 दिन पहले सर। कामिनी, यहाँ आओ। यस सर। पहला जो केस था शॉट का, जिसे हमने एक्सीडेंट कहा था, उस आदमी का मोबाइल किस कंपनी का था वो पता करो, और पूरे हफ्ते में जिन लोगों की हत्या इस करंट लगने से हुई है उनकी भी मोबाइल कंपनी का पता करो। अभी करती हूँ सर। सर, आपने जैसा कहा था मैंने सबके मोबाइल किस कंपनी के थे ये पता लगा लिया है। ये देखिए। ये सारे कांड एक ही मोबाइल कंपनी के फोन से हुए हैं। मतलब इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ है।
हमें इस कंपनी के मालिक से मिलना होगा। ठीक कहा सर आपने। तो फिर चलो उनसे पूछताछ करते हैं। रोहित साहब, क्या आपको पता है आपके मोबाइल लोगों की जान ले रहे हैं? हाँ सर पता है, इसलिए मैंने कल ही प्रोडक्शंस पूरी तरह से रुकवा दी है। तो क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपने ही कंपनी का नाम क्यों खराब करूंगा? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो डिफेक्टिव मोबाइल बनाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा मुझे अखबार में मेरी कंपनी के बारे में बुराई पढ़कर बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी माँ बाप नहीं है, एक बीवी थी पर हमारा तलाक हो गया, और एक छोटा भाई है। वो क्या करता है? उसका सॉफ्टवेयर का खुद का बिजनेस है सर। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है आपको? कोई सगा या फिर कंपनी में कोई? नहीं सर, सब लोग मेरे ही हैं, किस पर शक करूं? ठीक है, जब तक पता नहीं चलता शहर छोड़कर मत जाना। सर, मुझे नहीं लगता उस राय ने कुछ किया है। ये किसी अंदर वाले का काम है। मुझे भी यही लगता है। सर, कंट्रोल रूम में एक फैक्स आया है। देखो और बताओ। सर, इसके मुताबिक अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब करंट लगने से पहले फोन पर बात कर रहे थे। और हैरानी की बात ये है सर कि सभी को एक ही नंबर से कॉल आया था। क्या मतलब सबूत फोन में नहीं, फोन नंबर में है? एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और इस नंबर की लास्ट लोकेशन पता करने के लिए कहो। यस सर। सर, इस नंबर की लास्ट लोकेशन रॉय का घर है। ये रॉय का कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, पुलिस स्टेशन, कामिनी हियर। रॉय साहब आप? बोलिए। सर, रॉय का कहना है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। उसने तुरंत हमें घर बुलाया है। जाते हैं, ये फोन का नंबर भी पता लगाना है। कुछ देर पहले ही इसने हमें कॉल किया था, अब ये सब कैसे हो गया? लगता है उस आदमी को पता चल गया होगा कि रॉय हमें सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए उसने इसे मार दिया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब रॉय ने हमें कॉल किया तब वो खूनी यहीं हो सकता है। एक काम करो, सारा घर अच्छी तरह से छान मारो और ये चाकू, इस मर्डर वेपन को फोरेंसिक भेज दो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, पर इसमें बड़ी ही अजीब बात सामने आई है। चाकू पर रॉय का खून तो था ही, पर एक और इंसान का भी खून था। किसका? डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो दूसरा खून उसके भाई का है। मतलब रॉय के भाई का भी खून हुआ है, पर हमें तो वहाँ एक ही लाश मिली। शायद वो खूनी के हाथों से बच गया हो। शायद, या फिर क्या सर? रॉय के इस भाई को ढूंढते हैं, जिंदा या मुर्दा। सर, ये तो वही नंबर है जिससे लोगों की जाने गई है। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। मैं करती हूँ, पर फोन मत उठाना। सर, इस नंबर का लाइव लोकेशन तो रॉय का घर है। चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम हो इस फसाद की जड़। तुमने किया है ये सब। क्यों किया ये सब तुमने? मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था उसे, क्योंकि वो सौतेला था और मैं सगा। पर मेरे माँ बाप ने सारी जायदाद उसे दे दी, इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसकी कंपनी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे एक खास नंबर से आया हुआ फोन उठाते ही जोर का करंट लगेगा और लोगों को लगेगा कि मोबाइल की गलती है। और ये बात रॉय को पता चल गई होगी, इसलिए उसे भी मार डाला। पर एक गलती कर दी तुमने, तुम्हारी हाथापाई में तुम्हारा खून भी चाकू पर आ गया। अब सड़ते रहना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमाल का नसीब है सर आपका, आप तो मरते मरते बच गए। अपना नसीब तो ऐसा ही है। अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था, वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा,
फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है और ये राज यहीं से खोलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है। वो एक हैकर था और ताजुब की बात ये थी कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है, इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की माँ से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है, मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर। अब क्या किसी को सजा देनी? मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी, आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की माँ को यहाँ लेकर आओ। तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ? मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगे। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है।
हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे, वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का करा रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मदद करो। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई, और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, बोलो। माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था, लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा? आप तो उसकी माँ हैं। आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती। इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता।
चाहे वो साइको ही क्यों ना हो। रात का समय था। डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। उसके हाथ में एक टेडी था जिसे वो टीटू के नाम से बुला रहा था। डैनियल की उम्र 24 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे की तरह था। टीटू, मैंने ना आज पेट भर के खाना खाया। तुमने खाया ना? आज तो कुक अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी डैनियल के पापा मैथ्यू वहाँ आ जाते हैं। वो डैनियल को कुछ गोलियां देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। बेटा डैनियल, जल्दी से ये मेडिसिन फिनिश करो। चलो, यू आर अ गुड बॉय ना? नो पापा, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे खाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। डैनियल दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैथ्यू ने उसे समझाया और दवाई खिलाई। मैथ्यू डैनियल का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ये बात मैथ्यू का दूसरा बेटा एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डैनियल से हमेशा जलता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे डैनियल की वजह से उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डैनियल का एक डॉगी भी था। डैनियल हमेशा उसको अपने साथ रखता। एक दिन एरिक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। डैनियल खेलते खेलते उसके कमरे में पहुंच गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कैसे आए? आई एम सॉरी एरिक भाई, आई एम सॉरी। डैनियल एरिक से माफी मांग रहा था, लेकिन एरिक ने उसे धक्का दे दिया और सामने रखे रंग उस पेंटिंग पर उड़ गए। इस बात से एरिक और भी गुस्सा हो गया और डैनियल को रूम से बाहर निकाल दिया। डैनियल रोते रोते अपने कमरे में चला गया। एरिक को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। रात के तकरीबन 11 बजे एरिक गुस्से से डैनियल के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक नुकीला ब्रश था। भाई तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब हर वक्त सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं। डैनियल का ध्यान रखो, उसे खाना दो, नाश्ता दो, उसकी दवाई। सिर्फ डैनियल डैनियल डैनियल। मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। आज जब तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरी पेंटिंग खराब की थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे। अगली सुबह जब एक नौकर डैनियल के कमरे में गया तो नौकर जोर से चिल्लाया। नौकर की आवाज सुनकर मैथ्यू और माइकल दोनों डैनियल के कमरे की ओर दौड़े। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक के हाथों में वही ब्रश था। उसके हाथ और ब्रश पर खून लगा था। डैनियल एक कोने में डर कर बैठा हुआ था और जमीन पर डैनियल की डॉगी की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर उसी ब्रश से वार किया गया था। ये सब क्या है एरिक? तुमने डैनियल के डॉगी को क्यों मारा? बोलो। समझ नहीं आता, दिमागी हालत में बीमार कौन है, डैनियल या एरिक? मैथ्यू, एरिक को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दो, यहाँ से दूर, वरना ये हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। मैथ्यू ने हॉस्टल कॉल करके अगले ही दिन एरिक की हॉस्टल जाने की तैयारी की। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को लेकर डॉक्टर लियाम के पास गया। मिस्टर मैथ्यू, डैनियल की दिमागी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 10 साल से वैसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, डैनियल की दिमागी हालत ठीक ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मैं आपको लाखों रुपए हर महीने देता हूँ। हाँ, लेकिन मेडिसिन का लगातार बढ़ रहा डोज डैनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर कर सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर लियाम वॉशरूम के लिए निकल गए। वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक चिपचिपी चीज से डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गए। जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो डॉक्टर के सिर में घुस गया। डैनियल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा। डैनियल ने एक कमरे से आवाज दी। डैनियल उस केबिन में डॉक्टर थेटेस्कोप, मास्क, इंजेक्शन, कैंची, इन्हीं सब चीजों के साथ खेल रहा था। मैथ्यू उसे अपने साथ लेकर घर गया। अगले दिन डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत होने की खबर छपी। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी हॉस्पिटल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से ये मौत हुई है।
आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे किसी पर शक हो। दिखने में तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन ये चिकनी सी चीज यहाँ आई कैसे, जबकि बाकी का सारा वॉशरूम फ्लोर क्लीन है। कुछ तो है कामिनी। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। मैथ्यू को टेंशन होने लगी कि अब डैनियल का इलाज कहाँ होगा और कौन करेगा। म्याथेव, डैनियल हमारे लिए कितना जरूरी है ये तुम जानते ही हो। जल्द से जल्द उसका कोई इंतजाम करो। डैनियल माइकल से बहुत डरता था क्योंकि माइकल सबके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। डैनियल को समझने वाला, उससे प्यार से बात करने वाला और कोई नहीं था। मैथ्यू अगले दिन कुछ काम से शहर के बाहर गया था। घर के सारे नौकर भी अपना अपना काम खत्म करके चले गए थे। डैनियल भी अपने टेडी के साथ सो रहा था। थोड़ी देर में किचन से कांच के ग्लास की टूटने की आवाज आई। उस आवाज से माइकल की नींद टूट गई। माइकल अपने कमरे से बाहर आया। माइकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है? कौन है वहाँ? माइकल किचन से बाहर आया और उसने सामने जो देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आधी रात को मैथ्यू घर पहुंचा। अंदर जाते ही उसने जो देखा, मानो वो वहीं सुन्न हो गया हो। सामने डैनियल सोफे पर बैठा था। उसके पैरों के पास माइकल की लाश पड़ी थी और डैनियल हाथ में रखे चाकू से खेल रहा था। डैनियल एक साइको की तरह बात कर रहा था। हेलो पापा, आप आ गए? ये आपके लिए सरप्राइज है पापा। देखिए, माइकल अंकल हमेशा आपको डांटते थे ना, आज मैंने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी और अब आपकी बारी है पापा। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है। डैनियल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? डैनियल ने गुस्से से मैथ्यू की तरफ देखा और बाजू में रखे फ्लावर पॉट मैथ्यू के सर पर मारा। मैथ्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया। डैनियल ने चाकू से मैथ्यू पर वार किया। मैथ्यू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी थे। हेलो मिस्टर मैथ्यू, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? और डैनियल कहाँ है? उसने मुझे मारना चाहा, वो पागल हो गया है। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको और हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी मैथ्यू को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ डैनियल को एक कुर्सी से बांधा गया था। हवलदार लालू पटेल उसके साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राठौड़ डैनियल के पास गए। बताओ, क्यों मारना चाहते थे अपने पापा को? मैं जानता हूँ डॉक्टर लियम को भी तुमने ही मारा है। बस इतनी सी खबर निकाल ली तुमने राठौर। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं। अब सुनो, मेरे डॉगी को भी मैंने ही मारा था। डैनियल ने बताया कि जब एरिक गुस्से में उसके कमरे में आया था और उसे मारने की कोशिश की थी, तब डैनियल ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ एरिक भाई? आप अब जमीन पर कैसे गिर गए? आपको तो मुझे मारने का मन हो रहा है ना? मैं बताऊं? आपके मन में मुझे ऐसे मारने का ख्याल आ रहा है ना? ऐसे मारने का? और डॉक्टर लियम को कैसे मारा? डॉक्टर लियम को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। जब वो मुझे चेक कर रहे थे, तब मैंने घड़ी देखी थी। उनके ब्रेकफास्ट में 10 मिनट बाकी थे। मैं जानता था कि ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्टर लियम वॉशरूम जरूर जाएंगे फ्रेश होने के लिए। इसीलिए जब वो मेरे प्यारे पापा से बात कर रहे थे, तब मैं वहाँ से निकलकर पहले वॉशरूम गया और वहाँ फ्लोर क्लीन करने के लिए जो चिपचिपा लिक्विड था, वो मैंने जमीन पर डाल दिया। डॉक्टर लियम जैसे ही वॉशरूम में गए, उनका पैर फिसला और वो गिरकर मर गए। अपने बड़े पापा को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था।
मेरे पापा और बड़े पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। मुझे पागल बनाने की कोशिश की ताकि सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी उन्हें मिल जाए, और मुझे पागल करने में डॉक्टर लियम ने इनका साथ दिया। इसीलिए मैंने सबको मार डाला। डैनियल की बात सुन राठौड़ ने डैनियल के पिता को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डैनियल को एक साइकियाट्रिक के हवाले कर दिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? राठौड़ ने बताया कि जब उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब डैनियल से पहले एक कर्मचारी वॉशरूम को साफ करके बाहर निकला था और उसके बाद डैनियल वहां गया। अंदर जाते वक्त तो वो एक बच्चे की तरह लगा, लेकिन बाहर आते वक्त उसके ताव बदल चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर लियाम वॉशरूम गए और जब मैंने सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि उसने सफाई अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वो चिपचिपा लिक्विड कहाँ से आ गया। बस तभी मेरा शक डैनियल की तरफ गया और मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों पुलिस स्टेशन में किसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का फोन बजने लगा। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप राजदीप सोसाइटी पहुंच जाइए। मेरी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है या फिर आपने उन्हें मारने की? सर आप एक बार आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। राहुल की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी दोनों राजदीप सोसाइटी के लिए निकल गए। फ्लैट नंबर 304 के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। अरे यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो जाओ यहाँ से। कहीं कुछ हुआ नहीं कि लोग तमाशा देखने पहले चले आते हैं। ये राहुल कौन है? सर मैं ही राहुल हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। ये मेरी पत्नी मृदुला है। इसी ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मृदुला, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता है सुसाइड करना कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मरना यदि मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे जेल ही ले चलो, मगर इन सब से बहुत दूर ले चलो। या तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो या फिर मुझे मर जाने दो। मृदुला जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी की ओर इशारा किया और उसे चुप कराने को कहा। कामिनी उसे चुप करा ही रही थी कि उसके हाथ में रखा फोन बजने लगा। जैसे ही वो फोन बजा, वो डर कर राहुल की ओर देख रही थी। अननोन नंबर से फोन है। फोन उठाइए, किसका है? नहीं, मुझे फोन नहीं उठाना। जो कोई भी आपको फोन लगा रहा है परेशान होगा, बात कर लीजिए। कामिनी के कहने पर राहुल ने फोन उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। अरे जाने मन, कहीं बिजी हो क्या जो मेरा फोन नहीं उठा रही हो? सच में मजा ही आ गया तुम्हारी तस्वीर देखकर। जब तुम सामने आ जाओगी तो कितना मजा आएगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ, जल्दी से बताओ कि कहाँ मिल रही हो, होटल में या घर में? कौन हो तुम और ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? कौन बोल रहा है? मैंने मृदुला को फोन लगाया है, जो प्यारी प्यारी बातें कर दिल बहलाती है। देखिए, आप जो कोई भी बोल रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। मृदुला ऐसा कोई काम नहीं करती है। अपन को मत सिखा बेड़ू। अपन ने फेसबुक पर इसकी आईडी देखी है, मस्त माल है। देख बेड़ू, पैसे का टेंशन मत ले, तो सिर्फ माल का दाम बोल। रोकड़ा तेरे को काम से पहले मिल जाएगा। फोन लगाने वाले की बातें सुनकर राहुल ने गुस्से में फोन कट कर दिया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, सर देखा आपने, ये किस तरह की बातें कर रहा है? सुबह से इस तरह के 10 फोन आ चुके हैं। राहुल मृदुला के पास जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम घबराओ नहीं मृदुला, हम जल्द ही उस हैकर को पकड़ लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखिए, ये तो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। सबसे पहले तो मैं साइबर डिपार्टमेंट को इतला करके ये आईडी डिलीट करवाता हूँ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। मगर सर, साइबर क्राइम तो लोगों को ठगी करने के लिए होता है। इस तरह से किसी की अश्लील फोटो अपलोड करने से किसी को क्या ही हासिल होगा?
या फिर तो वो उस फोटो से मृदुला को ब्लैकमेल करते, पर किसी ने भी ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई तो है जो मृदुला को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, पर कौन? बात तो तुम्हारी सही है मृदुला। क्या ये फोटो अपलोड करने से पहले तुम्हारे पास कोई कॉल आया था? नहीं सर, और मैं तो ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं हूँ जो इस तरह का काम करे। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? वो तो हम पता कर ही लेंगे मिस्टर राहुल। मृदुला जी की जो आईडी हैक हुई थी वो हमने डिलीट कर दी है। अब यदि आपके पास कोई फोन आए तो हमें बता दीजिएगा। ये क्या सर, हम लोग तो पता कर सकते हैं कि किसने ये आईडी हैक की है, तो फिर किसी के फोन के आने का इंतजार क्यों? कामिनी जी, पता चल गया। मृदुला जी की आईडी हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद राहुल है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मृदुला का खुद का पति उसकी आईडी हैक करके इस तरह की फोटोज डाल रहा है? हाँ, गुनाह करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने पीछे अपने गुनाहों के सबूत छोड़ देता है। कुछ ऐसे ही गलती राहुल से हो गई और उसने अपने फोन से ही अपनी वाइफ की आईडी हैक कर दी। सर, आप कमाल करते हैं। आपको जब पता है कि राहुल ने ही ये किया है तो फिर आपने उसे गिरफ्तार करने के बजाय ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? अभी हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यदि अभी हम उससे कोई पूछताछ करते तो वो साफ मना कर देता। पहले हमें उसके खिलाफ और सबूत ढूंढने होंगे, तभी हमारा काम आसान हो सकता है। सर, आप तो कमाल हो। कैसे ये सब कर सकते हो आप? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अपने एक आदमी को बोलकर राहुल पर नजर रखने के लिए कहो। कोई भी सबूत हाथ लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर के जाने के बाद राहुल के फोन पर किसी का फोन आया। वो मृदुला को कमरे में लिटाकर बालकनी में आकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ? इस समय क्यों फोन लगाया? कितनी बार कहा है तुमसे कि जब सही समय होगा तो मैं खुद तुमसे बात कर लूंगा। राहुल, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर आज शाम तक तुम मुझसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ कर रख दूंगी। बात करते हुए उस लड़की ने फोन रख दिया। राहुल उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरा तो बना बनाया खेल खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मृदुला को इतना बदनाम कर दूंगा कि वो सुसाइड कर लेगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मगर वो तो जिंदा बच गई। कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर राठौर ने राहुल के मोबाइल को ट्रेस किया था। इंस्पेक्टर राठौर ने उस लड़की और राहुल की पूरी बातें सुन ली थी। कामिनी जी, तुरंत अपने साथ एक हवलदार को लेकर जाइए और उस लड़की को यहाँ लेकर आइए ताकि राहुल का सच सबके सामने आ जाए। कामिनी तुरंत एक हवलदार के साथ गई और राहुल के नंबर पर आए हुए फोन के लोकेशन को ट्रेस करके तुरंत उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गई। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने उस लड़की से बहुत पूछताछ की, मगर वो लड़की किसी भी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। देखो, मिसेस मृदुला के केस में राहुल तो गुनहगार है ही और उसे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुमने अगर अभी पुलिस का साथ नहीं दिया तो समझ लेना कि राहुल के साथ साथ तुम भी हवालात में होगी। मेरा ना तो उस राहुल से कोई लेना देना है और ना ही मृदुला से। आप मुझे जाने दीजिए। अगर लेना देना नहीं है तो राहुल के किस भांडे को फोड़ने की बात कर रही थी? सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की बातों से डरकर उस लड़की ने सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान थे। उन्होंने तुरंत हवलदार से गाड़ी निकालकर राहुल के घर पहुंचने के लिए कहा। उन लोगों ने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो गेट राहुल ने खोला था। इंस्पेक्टर को अपने सामने देखकर राहुल थोड़ा सा घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ? क्या पता चला कि किसने मृदुला की आईडी को हैक किया था? पता भी चल गया और हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करना है, मगर किसे? यहाँ तो कोई नहीं है।
उन लोगों की बातें सुनकर मृदुला बाहर आ गई और बोली, लगता है सर आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर मेरा गुनहगार कोई नहीं है। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मिस्टर राहुल, सारी सच्चाई आप बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? सच्चाई? कैसी सच्चाई? तभी इंस्पेक्टर राठौड़ उस लड़की को सामने लेकर आए जिसे गिरफ्तार किया था। अपनी पहली बीवी को सामने देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी भी कुछ याद आया कि नहीं मिस्टर राहुल? या हम बताएं? सच्चाई ये है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और गले तक कर्ज में डूबे हुए हो। गुंडे तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तुमने सारी परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाकर उससे शादी करने का प्लान। तभी सोशल मीडिया पर तुम्हें मृदुला की फोटोज दिखी। मृदुला को उसकी दौलत के लिए फंसाया था और उसे मारकर तुमने खुद को परेशानी से बाहर निकालने का बहुत अच्छा रास्ता अपनाया था, साइबर क्राइम का, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। मगर तुम ये भूल गए हो कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। मृदुला जी, आपकी आईडी भी इन्होंने ही हैक की थी और आपको फोन लगाने वाला आदमी भी इनका ही था। ये आपको मेंटली इतना परेशान कर देना चाहता था कि आप खुद सुसाइड कर ले, और आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की। मगर ये आपकी खुशकिस्मती थी और राहुल की बुरी किस्मत की आप बच गई। राहुल, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम्हारे प्यार में मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। एक बार बोल तो दिया होता। ऐसा कहकर मृदुला ने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चलिए मिस्टर राहुल, अब आपको अपने गुनाहों की सजा मिलने का समय आ गया है। सर, आपकी नजर से कोई बच नहीं सकता। आप कमाल के हो। कैसे कर लेते हो आप ऐसा? अपना तो ऐसा ही है कामिनी।